नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एन के चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और मित्रों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक उस पर चर्चा करेंगे, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आइए डिस्कस करें, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी क्या कहती है ये। तो सबसे पहले कुछ की पॉइंट हैं जिससे आपको ये समझना है कि मतलब ये जो टॉपिक है वो आखिर कहता क्या है। तो इसमें देखिए, एक तो हम पढ़ेंगे हिंज द्विधा। तो ये हिंज द्विधा क्या है ये अपन डिस्कस करेंगे। और इस सिद्धांत में इन्होंने 3 स्तर और 6 चरण बताए हैं। हर स्तर के अंदर 2 चरण की इन्होंने चर्चा की है, वो अपन डिस्कस करेंगे। और इनमें अलग अलग एज यानी 4 वर्ष से शुरू होकर फिर 13 वर्ष से अधिक जितने भी हैं उनको इन्होंने इस सिद्धांत में इंक्लूड किया है। इसके बाद देखिए, इस सिद्धांत को इन्होंने जो आधार माना वो माना था 10 से लेकर 16 आयु के बच्चे। बहुत सारे बच्चों के इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए और उन्होंने अलग अलग कहानियाँ सुना के उन बच्चों की नैतिक द्विधा को एक प्रकार से समझा और उसी समझ के आधार पर यह सिद्धांत इन्होंने दिया था। और उन्हीं कहानियों में एक फेमस कहानी इन्होंने सुनाई थी, हिंज की कहानी। तो कई बार तो सीधा क्वेश्चन आता है कि हिंज नामक द्विधा किस सिद्धांत से ये जुड़ा हुआ टर्म है। तो सीधा उत्तर होता है वहाँ पर कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इस कहानी में क्या होता है कि हिंज नाम का एक व्यक्ति होता है और उसकी पत्नी एक कैंसर नामक बीमारी से पीड़ित होती है। बहुत भयंकर बीमारी से वो पीड़ित होती है और उसकी जो है जान बचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो डॉक्टर ये बताते हैं कि यदि इसकी जान बचानी है तो मार्केट में एक ऐसी दवाई है जो केवल एक जगह उपलब्ध है और उस दवाई की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो हिंज को ये बताता है कि यदि ये दवाई मिल जाए तो बचाया जा सकता है। तो अब हिंज जो है उसके सामने बड़ी दुविधा होती है कि एक तो इतनी महंगी दवाई अरेंज करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, दूसरा उसकी पत्नी को बचाना जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो वो क्या करता है कि वो ये दवाई जो है वो चोरी कर लेता है। तो अब बच्चों से वो इस तरह की कहानियाँ सुना के वो बच्चों से एक प्रकार से बच्चों की जो समझ है वो क्या कहती है, इस तरह से वो बच्चे बताते हैं कि हिंज को जो है चोरी, कुछ बच्चे कहते हैं हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि सज़ा मिलेगी उसे। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि भाई मानव हित के लिए ऐसा किया जा रहा है तो कुछ समाज के ऐसे नियम हैं तो उसको बदलना चाहिए। तो अलग अलग तर्क जो है बच्चे देते हैं। तो इसलिए ये नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोहलबर्ग ने जो एक प्रकार से पियाजे का जो सिद्धांत था उसको आगे बढ़ा के इन्होंने बताया कि जैसे जैसे बच्चे जो हैं बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनका जो नैतिक तर्क जो है वो भी धीरे धीरे इनका प्रोग्रेस करता है, नैतिकता भी इनकी बढ़ती है। तो इसी आधार पर इस सिद्धांत का जो पूरा सार इन्होंने बताया है कि बच्चा सही और गलत के जो फैसले लेता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये सारे के सारे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी समझ भी बढ़ती है, उसकी नैतिक सोच भी बदलती रहती है। तो ये इस तरह से ये सिद्धांत जो है इस नैतिक तर्क की बातें करता है। अब इसके तीनों जो स्तर हैं पहले उनको याद करते हैं। सबसे पहला इन्होंने स्तर बताया है प्री कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब हो गया परंपरागत, जो रूढ़िगत है उसकी चर्चा की है। तो प्री लगा दिया, इसका मतलब पूर्व परंपरागत। दूसरा जो स्तर है उसका नाम है कन्वेंशनल, जिसको आप परंपरागत कह सकते हैं, रूढ़िगत कह सकते हैं। और तीसरा जो इन्होंने स्तर बताया है उसके आगे पोस्ट लगाते ही ये बन गया आपका पोस्ट कन्वेंशनल, यानी उत्तर आपका परंपरागत। तो देखिए, तीनों में याद करने के लिए आप एक ही चीज़ याद करेंगे, इंग्लिश वाला जो टर्म है वो है कन्वेंशनल। आप इसको याद करेंगे। इससे पहले है तो हो जाएगा प्री हो जाएगा, और इसके बाद है तो वो क्या हो जाएगा आपका पोस्ट हो जाएगा, कोई रटने की जरूरत नहीं है। और इसमें एज कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले तो देखो 13+ वाले की चर्चा करेंगे तो वो तो सबसे लास्ट वाला हो जाएगा। शुरुआत है तो 4 से 10 एज हो जाएगा और बीच वाला 10 से लेके 13 एज। इन तीनों को आप ऐसे याद करोगे। अब ये जो पहला स्तर है इसमें 2 चरण इन्होंने बताए हैं और उन दोनों चरणों का जो सार है वो मैंने ऊपर लिखा है कि यहाँ पर बच्चा जो है वो सामाजिक या नैतिक रूप से बिल्कुल फेल है, उससे नैतिक नियमों की बिल्कुल कोई समझ नहीं है। सामाजिक जो रूल हैं वो क्या कहते हैं, इससे बच्चा जो है एक प्रकार से कॉन्सेप्ट को समझने में असमर्थ है। यानी उसके जो थोड़े बहुत सामाजिक रूल बनते भी हैं, सामाजिकता बनती है, थोड़ी बहुत नैतिकता बनती है, वो किस पर डिपेंड है, वो दूसरों पर डिपेंड है। जो दूसरे लोग जो कहते हैं उसको वो एक प्रकार से मानता है। खुद के जो एक रूल होते हैं, खुद की जो समझ होती है वो यहाँ पर बिल्कुल जीरो है। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि नैतिकता जो है वो दूसरों के मानकों पर आधारित ऐसी कौन सा स्तर है कोहलबर्ग का, तो सीधा उत्तर होता है वहाँ प्री कन्वेंशनल। इसके बाद देखिएगा, जो नैतिक गुण हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, ये केवल और केवल उसके भौतिक परिणाम पर निर्भर होते हैं।
मैंने अभी आपको बताया नैतिकता तो बिल्कुल होती नहीं है, और थोड़ी बहुत होती है वो या तो दूसरों के मानकों पर आधारित होती है या फिर भौतिक परिणाम पर निर्भर होती है कि मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या फ़ायदा है। तो इस तरह की चीज़ें इसके अंदर आती है। आइए अब अपन इसके पहले और दूसरे चरण की चर्चा करें। तो पहला चरण है पहले स्तर का, उसका नाम है पनिशमेंट एंड ओबीडेंस ओरिएंटेशन। आप तो इंग्लिश वाले टर्म ही याद रखेंगे, एक बार थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन ज़िंदगी भर इसको फिर भूलोगे नहीं। और इसमें क्या बातें लिखनी है बिल्कुल इसको नहीं लिखना है, इसके नाम में इसका अर्थ छिपा है। पनिशमेंट का अर्थ आप सब लोग जानते हैं, दंड होता है, सजा होता है। और ओबीडेंस का मतलब होता है आज्ञाकारिता। यानी यहाँ जो बच्चे की नैतिकता है उसका जो आधार है वो यहाँ पर बिल्कुल डर है कि यार मैंने ऐसे किया तो जो है मम्मा मेरे को मारेगी, मैंने ये काम गलत किया तो मम्मा या पापा मुझे मारेंगे। यदि स्कूल की बात करें तो मैंने होमवर्क नहीं किया तो गुरुजी मेरे को डंडे से मारेंगे। यानी नैतिकता जो है वो केवल और केवल किस पे निर्भर है, डर पे निर्भर है। बच्चा कोई आज्ञा का पालन भी इसलिए कर रहा है ताकि उसको उस चीज़ का डर है कि यार कहीं सज़ा ना मिल जाए। तो पहला चरण पनिशमेंट एंड ओबीडेंस की बातें करता है। इसका दूसरा चरण, और दूसरे चरण का नाम है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। आप तो एक ही नाम याद करना, इंस्ट्रूमेंटल। जहाँ पे भी ये इंग्लिश वाला टर्म इंस्ट्रूमेंटल आ जाए याद कर लेना, पहले स्तर का दूसरा चरण है। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब जैसे आप कई बार बोलते हो ना कि यार मुझे ये इंस्ट्रूमेंटल चाहिए, यानी व्यक्तिगत लाभ जो है वो यहाँ महत्वपूर्ण है। एक बच्चा सामाजिक रूल्स को इसलिए मानता है, उसकी नैतिक जो सोच है वो इतनी है कि मुझे व्यक्तिगत लाभ क्या हो रहा है, और चीज़ों से उसे मतलब नहीं है। नैतिकता पूर्ण रूप से यहाँ बिल्कुल सही भी नहीं है। वो बस इसलिए नैतिक व्यवहार कर रहा है कि उसका क्या फ़ायदा है, मैं आपका काम बिल्कुल करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बदले में मुझे चीज़ चाहिए। यानी टिट फॉर टेट की जो भावना है, कई बार तो सीधा क्वेश्चन आता है टिट फॉर टेट की जो अवधारणा है वो कौन से चरण से जुड़ी है, तो वो इसी चरण से आपकी जुड़ी है। यानी यहाँ जो बच्चे की नैतिकता है वो इस बात पे टिकी है कि मेरा क्या फ़ायदा होगा, मैं तुम्हारा होमवर्क तभी करूँगा जब मुझे ये चीज़ मिलेगी। तो ये है आपका दूसरा चरण। तो पहले स्तर के दोनों चरण अपन ने देखे, एक तो नाम याद रखना है पनिशमेंट और दूसरा नाम याद रखना है आपका इंस्ट्रूमेंटल। और पहले चरण का सार क्या था कि यहाँ पर बच्चे की नैतिकता है वो बिल्कुल फेल है, थोड़ी बहुत नैतिकता है तो वो दूसरों के मानकों पर आधारित है, या फिर उसका अच्छा या बुरा होना उसके भौतिक परिणाम पर निर्भर है। कन्वेंशनल लेवल यानी परंपरागत स्तर, तो इसको भी बिल्कुल रटना नहीं है। देखिए परंपरागत का मतलब क्या होता है, जो अपनी जो परंपरा चली आ रही है। भाई सिंपल सी बात है, परंपरा क्या होती है, परंपरा एक प्रकार से रूल ही होते हैं। हम अपने पूर्वजों के जो निभाए हुए काम है उसको अपन आगे बढ़ाते हैं, उसी को परंपरा बोलते हैं। तो वो क्या है, वही रूल है। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड हैं जो आपके काम आएंगे, एक तो परंपरा शब्द आ जाए, रूल आ जाए, या फिर कानून का पालन होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें आ जाएं तो सीधा समझना है कि दूसरे स्तर की यहाँ चर्चा हो रही है। तो इसमें दो चरण इन्होंने दिए हैं, तो वो कौन कौन से, मैंने इसको 3 नंबर लगाया है। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। एक तो देखो जहाँ पे भी ये गुड बॉय नाइस गर्ल आ जाए तो देखो बॉय में ये 3 जीरो आ रहे हैं, तो सीधा याद कर लेना कि ये तीसरे चरण की बात है। कई बार अपन दिमाग लगाते हैं कि यार गुड बॉय नाइस गर्ल कौन सा चरण था, तो थोड़ा सा ट्रिक के अंदाज में करेंगे तो जल्दी आराम से वो क्वेश्चन जो है लिंक हो जाएगा। तो 3 ओ आ रहे हैं, इसका मतलब तीसरे चरण की बात है। तो इसमें नैतिकता क्या होती है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि परंपरागत स्तर है, यहाँ बच्चा जो है एक प्रकार से परंपराओं को मानने लगता है, सामाजिक नियमों को मानने लगता है, तो उसे इस बात का भी डर है कि लोग क्या कहेंगे। यार यहाँ पे मैंने चोरी की तो ऊपर तो बिल्कुल सजा का डर था, लेकिन यहाँ ये थोड़ा सा अच्छे लेवल पे ये सोचता है कि यार लोग क्या कहेंगे, ये तो गलत है ना, सही क्या है गलत क्या है। यदि वो अच्छा काम करेगा तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, दूसरे जो लोग हैं उसकी स्वीकृति देंगे। यानी यहाँ पर इस चरण के अंदर व्यक्ति जो है, बच्चा जो है वो अच्छा बनने का प्रयास से करता है कि यार मैं अच्छा लड़का हूँ या मैं अच्छी लड़की हूँ। क्यों अच्छा बनना चाहता है, ताकि लोग उससे अच्छा बताएं, लोग उसे उसकी चीज़ को स्वीकृति दें, प्रशंसा करें। तो ये कुछ कीवर्ड हैं जो आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। इसके बाद इसका अगला जो चरण है वो है चौथा, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। अब हिंदी में बिल्कुल याद नहीं करना है, इंग्लिश वाला टर्म ही याद करना है। सोशल ऑर्डर, सोशल का मतलब सामाजिक होता है और ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था या क्रम। यानी जो हमारा सोशल ऑर्डर है, समाज के जो नियम हैं, हम उसको बनाए रखें। और वो कैसे बनेंगे, वो इसलिए बने रहेंगे ताकि हर व्यक्ति जो है समाज के नियमों का पालन करे। यानी सामाजिक व्यवस्था महत्वपूर्ण है। बच्चा ये सोचता है कि यार ये गलत काम हम करेंगे तो पूरा समाज इससे प्रभावित होगा, इतनी समझ बच्चे को आ जाती है। यानी जो कानून है, रूल है, ड्यूटी है, यानी कर्तव्य है, ये सबसे ऊपर हैं, कानून ही सर्वोपरि है। इस तरह की
नैतिक जो सोच है वो इस चरण के अंदर आती है। सड़क खाली होने के बावजूद लाल बत्ती तक रुकना। लाल बत्ती तक वो क्यों वेट कर रहा है? क्योंकि वो जानता है कि समाज के नियम महत्वपूर्ण है। टैक्स भरना नागरिक की क्या है, एक प्रकार से कर्तव्य है, मोरल ड्यूटी है। फॉलो स्कूल रूल, स्कूल के नियमों को मानना। तो ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं वो चौथे चरण के अंतर्गत आती हैं और नाम है सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। और वो तभी बनी रहेगी जब हर व्यक्ति जो है, हर बच्चा जो है वो समाज के नियमों को मानने लगेगा, सोचने लगेगा कि यार ये सही है। तो ये आपका चौथा चरण है, मेरे ख्याल से तो आपकी यादें रह जाएगा। इसके बाद देखो इसका जो अंतिम स्तर है नाम है पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर परंपरागत। नाम से पता चल रहा है जो हमारा एक प्रकार से सोचने का तरीका है, नैतिकता है, वो थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ गई है। एक प्रकार से उच्चतम लेवल की हम यहाँ बातें करेंगे। तो यहाँ एज हो जाएगी 16+ एज। और इसका जो निचोड़ है वो मैं एक लाइन में बोलूँ कि यहाँ नैतिकता पूर्णतः स्वनियंत्रण में है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। देखिए ऊपर अपने पढ़ा था नैतिकता दूसरों के मानकों पर आधारित थी, लेकिन यहाँ तो एक प्रकार से उच्चतम लेवल की बात है। यहाँ सारी चीज़ें वो समझने लगता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या समाज के नियमों से बढ़कर भी कोई चीज़ है क्या। तो इस तरह की जो सोच है वो इसके अंदर आती है। यानी क्या न्याय संगत है, मानवता क्या कहती है, अधिकार क्या कहते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं इस स्तर के अंतर्गत आती हैं। यानी नैतिकता का हाईएस्ट लेवल जो है वो ये आपका स्तर है। इसके बाद देखो इसका जो 5वां चरण है नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। आप तो एक ही टर्म याद रखना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ जाए ना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक प्रकार से अनुबंध, बंधा हुआ, यानी समझौता आप कह सकते हैं। अब समझौते के लिए 2-3 आदमी चाहिए, यानी कुछ लोग मिलकर ऐसी बात कहें कि यार ये कानून यदि गलत है, जो मानव हित में नहीं है, तो ऐसे कानून को फिर हमें बदलना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है। यदि हिंज ने वो चोरी की थी, वो चोरी इसलिए की थी कि यार मानव इंपॉर्टेंट था, मनुष्य इंपॉर्टेंट था, उसकी जान बचाना इंपॉर्टेंट था। यदि समाज में कई सारे ऐसे नियम हैं जिससे मनुष्य को बचाया जा सकता है, तो ऐसे फिर समाज को बदलना चाहिए यार। सजा का प्रावधान है उससे भी बदलना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस के अंतर्गत आती हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप नाम जरूरी याद रखेंगे, यानी समाज और मानव अधिकार के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। लाल बत्ती का रूल जो है वो इसलिए हम लेके आते हैं ताकि एक्सीडेंट को हम रोक सकें। तो ये आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इतना नाम याद रखें। कई बार तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट कौन सी अवस्था का कौन से स्तर का चरण है, तो ये आप नाम है याद रखेंगे। इसके बाद देखो इसका जो अंतिम चरण है नाम है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, यानी सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत। इथिकल का मतलब नैतिक होता है। तो एक तो टर्म ये याद रखना है कि जहाँ पे भी एग्जाम में यूनिवर्सल शब्द आ जाए, सार्वभौमिक शब्द आ जाए, सीधा का सीधा तीसरे स्तर का अंतिम चरण होगा वो। और यहाँ नैतिकता क्या है, यहाँ मानवता सबसे ऊपर है। कोई कुछ भी कहे, हमें तो मानव जाति जो है समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा करना है, ऐसी भावना। जैसे भगत सिंह, नैतिकता की उच्चतम अवस्था, परोपकारी भाव, यानी नैतिकता से बढ़ के भी अपन जो सोचते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक, ये शब्द आ जाए तो सीधा आपका उत्तर निकल जाएगा। अब अपन इसको शॉर्ट में एक बार फिर से समेट लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, पनिशमेंट। तो पनिशमेंट सीधा आ जाए तो पहले चरण का होगा। उसके बाद दूसरे में इंस्ट्रूमेंटल, यानी व्यक्तिगत लाभ महत्वपूर्ण है, तो ये दूसरे चरण में। इसके बाद देखो गुड बॉय, मैंने कहा था 3 ओ आ जाए तो तीसरा चरण याद रखना, यानी यहाँ नैतिकता प्रशंसा पर टिकी है। लोग मुझे अच्छा समझें, इसलिए वो नैतिक व्यवहार जो है वो बदलना चाहता है। इसके बाद सोशल ऑर्डर, तो सोशल ऑर्डर का मतलब क्रम, व्यवस्था। हम समाज के नियमों को इसलिए मानते हैं ताकि ये व्यवस्था बनी रहे। तो यहाँ कानून सर्वोपरि है, सोशल ऑर्डर, लॉ और ऑर्डर, ये आ जाए तो ये आपका चौथा चरण हो जाएगा। और इसके बाद इसी से मिलता जुलता शब्द है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने ऊपर आपको बताया, अनुबंध, समझौता, यानी मानव हित के लिए कुछ चीज़ें अपन को बदलने भी पड़े, मानव के अधिकारों के लिए हमें थोड़ा बहुत लड़ना भी पड़े, समाज के नियम कायदे बदलने पड़े, तो हमें फिर वो बदलना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो 5वें चरण के अंतर्गत आती हैं। और अंतिम जो है वो है यूनिवर्सल एथिक्स। और इसमें जो टर्म आता है न्याय, यानी समाज से बढ़ के भी हम जो सोच रखते हैं, एक प्रकार से परोपकारी भाव रखते हैं, वो आ जाएगा आपका यूनिवर्सल एथिक्स के अंदर। ये अपन ने शॉर्ट में समेटा। और इन सभी चरणों के अंदर जो नैतिकता है वैसे तो मैंने बता दिया है। जैसे पहला चरण है, इसमें हम जो सज़ा से बचते हैं, यानी दंड का डर है, तो ये एक नैतिकता का चरण है। इसके बाद दूसरे चरण के अंदर इंस्ट्रूमेंटल, यानी व्यक्तिगत लाभ, यानी मुझे क्या फ़ायदा है, लाभ, अवार्ड, ये सारी चीज़ें दूसरे चरण के अंतर्गत आती हैं। और तीसरे में प्रशंसा शब्द आया तो लोग मुझे अच्छा समझें, लोग मुझे स्वीकृति दें, इस तरह की चीज़ें तीसरे चरण के अंतर्गत आती हैं।
और चौथे चरण में सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, यानी नियम कानून जो हैं वो सर्वोपरि हैं, उनका पालन होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें चौथे चरण के अंतर्गत आती हैं। और पांचवा चरण हमने पढ़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कानून जो है वो जनता के हित के लिए है, और यदि वो जनता के हित के लिए नहीं है तो फिर ऐसे कानून को हमें बदलना चाहिए। और अंतिम जो है यूनिवर्सल, जिसमें एक प्रकार से न्याय और मानवता सबसे ऊपर है। और यहाँ पर जो है नैतिकता जो है वो स्व कंट्रोल है। तो ये हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत कंप्लीट हो जाता है। आइए अब अपन इससे संबंधित आज तक पूछे गए जो प्रश्न हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में लिखा है कि दंड एवं आज्ञाकारिता, सामाजिक अनुबंध, सार्वत्रिक नीतिपरक, अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध, ये कुछ टर्म दिए हुए हैं। और क्वेश्चन पूछ रहा था कि परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत क्या आएगा। परंपरागत नैतिकता का मतलब हो गया दूसरा स्तर। तो दूसरे स्तर में क्या क्या चीज़ें थी? दंड एवं आज्ञाकारिता बिल्कुल नहीं था, पहले स्तर में था। सामाजिक अनुबंध, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बिल्कुल नहीं था, ये अंतिम स्तर की बात करता है। मैंने कहा सार्वत्रिक शब्द आ जाए, यूनिवर्सल शब्द आ जाए, तो ये भी आपके उत्तर परंपरागत के अंदर था। तीसरे स्तर की बात करता है, इसका मतलब सीधा उत्तर आपका हो जाएगा अंतः व्यक्ति के संबंध। ये इसका राइट आंसर था, जो आपके सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर पूछा गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपकी पीटी 2022 में पूछा गया कि व्यक्तिगत हित वो महत्वपूर्ण है, सही या गलत का निर्णय दूसरे करते हैं। तो ये कौन सा स्तर हो जाएगा? ये आपका पहला स्तर हो जाएगा, जिसका नाम है पूर्व परंपरागत। इसके बाद एक प्रश्न आपके रीट 2012 में पूछा कि भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। तो जहां भौतिक परिणाम महत्वपूर्ण है, ये भी आपका पहला चरण था, पहला स्तर था। तो पहले स्तर का नाम हो जाएगा प्री कन्वेंशनल। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन कि नैतिकता जो है वो वर्तमान में प्रचलित मानक और नियम के अनुरूप हो। तो ये बिल्कुल अपन सोचते हैं कि वर्तमान जो है हमारा जो सामाजिक सोशल ऑर्डर है वो मेंटेनिंग रहे, बना रहे, यानी समाज के जो नियम कायदे हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इसका मतलब ये परंपरागत स्तर की बात करते हैं। तो सीधा उत्तर हो जाएगा आपका कन्वेंशनल लेवल। इसके बाद देखो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, तो गुड बॉय नाइस गर्ल, तो तीसरे चरण की बात होगी। तीसरे चरण का मतलब दूसरा स्तर जो है कन्वेंशनल लेवल हो जाएगा। इसके बाद देखो सही नैतिक चेतना का विकास, यानी सही या गलत की जो समझ है, यानी सही नैतिक चेतना का विकास, तो इसमें हो जाएगा आपका अंतिम चरण पोस्ट कन्वेंशनल। और इसमें एक शब्द आता है सार्वभौमिक, यूनिवर्सल शब्द आ जाए तो सीधा उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा स्तर, फर्स्ट ग्रेड 2024 में पूछा हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन की नैतिकता बाह्य मानकों पर न होकर आंतरिक हो जाती है। तो देखिए स्व कंट्रोल के अंदर कौन सा आता है? अंतिम में ही आता है, पहले दूसरे में बिल्कुल नहीं है। तो हो जाएगा इसका उत्तर पोस्ट कन्वेंशनल। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था आज्ञा का पालन करना, ये कौन से स्तर की बात करता है? तो पहले स्तर में है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका प्री कन्वेंशनल। हिंज दुविधा का संबंध किससे है? तो बिल्कुल कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है। इसके बाद किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे लोग इसे स्वीकृति देते हैं। तो स्वीकृति, प्रशंसा, ये सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजी थी वो आपके दूसरे स्तर से जुड़ी हुई थी, नाम हो जाएगा कन्वेंशनल लेवल। इसके बाद अगला प्रश्न कि किस अवस्था में वर्तमान सामाजिक प्रणाली को बनाए रखना, यानी सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग। तो सोशल ऑर्डर वाला सीधा उत्तर हो जाएगा आपका जो चरण होगा वो आंसर हो जाएगा। और इसमें आप देखेंगे तो ये दूसरे स्तर की बात हो जाएगी। इसके बाद अगला देखो बच्चे का तर्क कि दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। हिंज दुविधा में जो बच्चा हिंज दवाई की चोरी करता है वो उसको नहीं करनी चाहिए, ऐसे बच्चे तर्क देते हैं। तो ये कौन सा चरण हो जाएगा? तो ये चरण हो जाएगा दंड एवं आज्ञाकारिता। और स्तर पूछिए तो पहला स्तर हो जाएगा। इसके बाद स्व चयनित नैतिक नियम, खुद चयन कर रहा है नैतिक नियमों को, इसका मतलब दूसरे के मानकों पर बिल्कुल आधारित नहीं है। कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए विद्य होता है। तो जहां मानवता की बात आ जाए, संपूर्ण की बात आ जाए, यूनिवर्सल की बात आ जाए, तो सीधा उत्तर हो जाएगा आपका अंतिम स्तर सार्वभौमिक नैतिक चरण। एक बार यह प्रश्न पूछा हुआ कि पांचवी अवस्था कौन सी है नैतिक विकास के कोहलबर्ग के सिद्धांत की? तो याद रहना पांचवी जो अवस्था है या पांचवा जो चरण है वो है आपका सोशल ऑर्डर। और अंतिम प्रश्न कि कोहलबर्ग के परंपरागत नैतिकता का स्तर की जो एज है वो क्या है? तो परंपरागत का मतलब दूसरा जो स्तर है उसकी बात कर रहा है। तो दूसरे स्तर की एज है आपकी 10 से लेके 13 वर्ष। आई होप आज का ये छोटा सा टॉपिक आपके आराम से समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर से एक नई वीडियो के साथ हम दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।